Okay, so hello everyone. My name is Anuj Mishra and I am an MBBS student at AIMS Bhubaneswar. My rank in NEET 2022 was AIR 87. तो पिछली बार हम लोग देख रहे थे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम लोग प्लांट्स मतलब इस चैप्टर का एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो वी हैड हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे, पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। होता क्या है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फिर से। तो जैसे हम लोग ने इससे पहला वाला चैप्टर किया था मॉर्फोलॉजी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम प्लांट के बाहर जो भी हम बचपन से प्लांट के पार्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उनमें क्या क्या वेरिएशन है। जैसे कि प्लांट के क्या क्या पार्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, उसके बाद फ्रूट वगैरह वगैरह। ये जो मेजर प्लांट के पार्ट्स रहते हैं इनमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में। ओके, तो वो आता है आपके मॉर्फोलॉजी में कि टाइप्स ऑफ लीव्स सीन इन प्लांट, वेरिएशन इन लीव्स, वेरिएशन इन स्टेम, वेरिएशन इन फ्लावर्स, उनके अरेंजमेंट में वेरिएशन, उनके पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन, इन सब में वेरिएशन। तो जो मेजर पार्ट्स हमको दिखते हैं बाहर से उनका आ जाता है आपका मॉर्फोलॉजी। वही चीज अगर हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का वेरिएशन देखने लग जाए, जैसे कि हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम या फिर आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ या क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट, इनमें वेरिएशन अगर देखने लग जाए कि इनको माइक्रोस्कोप में चेक करें तो इनमें क्या वेरिएशन है, अंदर से प्लांट्स में किस तरह का वेरिएशन रहता है, तो वो चीज कवर होने लगती है आपके एनाटॉमी में। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करें, प्लांट को डाइसेक्ट कर रहे हैं। डाइसेक्ट मतलब आप प्लांट के सेक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, प्लांट को कट करके चेक करें कि उसके अंदर में क्या क्या है। राइट, मतलब जैसे बाहर बाहर वाले तो हो गया आपके एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, और अंदर हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में एनाटॉमी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में। तो चलिए, हम लोग ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे। हम लोग थे वेरी शॉर्ट भी हमने कर लिया था, शॉर्ट पे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। चलो, प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर द सर्वाइवल बट व्हेन वाटर्ड एक्सेसिवली प्लांट्स डाई, डिस्कस। तो कोई भी चीज हम अगर एक्सेस में देंगे तो वो बुरा होता है, हमको पता है कि अगर आप प्लांट को मिनरल्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह एक्सेस में दे रहे हैं तो भी प्लांट के लिए वो अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लांट, इट इज बैड। उसी तरह से वाटर जो कि बहुत ही एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, अगर आप वाटर में देने में कुछ भी कमी करते हैं तो आप प्लांट के लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज्यादा पानी भी दे देते हैं प्लांट को, देन द प्लांट कैन डाई ऑल्सो। मतलब आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा पानी देने से तो अच्छा है, ज्यादा पानी लेगा, पर अगर आपको पता होगा, अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, या फिर अगर आपके घर में गमले में आपने कभी पौधा वौधा उगाया होगा, तो हमेशा मना किया जाता है कि ज्यादा पानी नहीं देना होता, पहली चीज। दूसरी चीज, इवनिंग के टाइम पे या फिर जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पे पानी नहीं देना होता ज्यादा। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, आप ज्यादा पानी दोगे तो वो पानी कहाँ जा रहा है? पानी जा रहा है आपके सॉइल में, है ना। और सॉइल में होते हैं भाई पोर्स। ठीक है, सॉइल में पोर्स होते हैं, उन पोर्स में हवा रहती है, और हर सेल को इन द प्लांट, प्लांट के हर सेल को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से? ये हवा से। तो जो सॉइल के पोर्स है जिनमें हवा है, जिनमें ऑक्सीजन है, आप जब सॉइल में पानी डालोगे तो वो पोर्स क्या होंगे? उनमें पानी भर जाएगा, राइट। तो प्लांट को हवा नहीं मिलेगी, तो प्लांट का जो रूट है उसको हवा नहीं मिलेगी, उसके सेल्स को हवा नहीं मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, आप जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं तो प्लांट के अंदर वाटर की डिमांड रहती है। अगर रहती है तो प्लांट उस वाटर को अब्सॉर्ब करना शुरू करेगा। कब तक अब्सॉर्ब कर पाएगा? जब तक प्लांट का वाटर स्टेटस और सॉइल का वाटर स्टेटस इक्वल नहीं हो जाता। जब प्लांट और सॉइल, मतलब सॉइल में जितना वाटर है
उतना ही प्लांट में वाटर आ गया है, देन अपटेक स्टॉप्स, क्योंकि ये बेसिक फोर्सेस डिफ्यूजन वगैरह इन सबसे चलता है अपटेक ऑफ वाटर। तो जब प्लांट के पास सफिशिएंट पानी आ गया है तो वो और पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप किसी गिलास में पूरा पानी भर दो, उसके बाद आप पानी भरने जाओगे, गिलास में पानी नहीं भरेगा, तो सारा पानी कहाँ रह जाएगा? सॉइल में, राइट? सॉइल में सारा पानी रह जाएगा, तो सॉइल में जो हवा के पोर्स थे उनमें पानी भरा हुआ है, प्लांट उस पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, प्लांट को हवा नहीं मिल पा रही, राइट? अगर प्लांट को हवा नहीं मिल पा रही बहुत टाइम तक, आप उस पानी, आपने इतना सारा पानी दे दिया कि वो नीचे भी नहीं जा पा रहा, मतलब सॉइल के डीपर लेयर्स में भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि आपने इतना पानी दे दिया है, काफी टाइम तक प्लांट के रूट्स को हवा नहीं मिल पाएगी और रूट्स मरना शुरू कर देंगे। क्योंकि प्लांट के पास हमारी तरह ब्लड नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता कि आप कहीं से भी ब्लड पहुंचा दे वहां पर और वहां पे उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लांट के सेल्स को डायरेक्टली ऑक्सीजन हवा से लेनी पड़ती है, ठीक है? और अगर हवा नहीं है आसपास सेल के, सेल सफोकेट कर जाएगा, मरने लगेगा, रूट्स मरने लगेंगे, तो आपका प्लांट मुरझाने लग जाएगा, क्योंकि रूट्स प्लांट को पानी देख के अपराइट रखते हैं। आपका प्लांट मुरझाने लगेगा और आपके प्लांट की डेथ भी हो सकती है, राइट? तो कभी आपने देखा होगा घर में किसी बच्चे ने अगर ज्यादा पानी दे दिया, उसने सोचा कि पानी देने को बोला गया है, मैं ज्यादा पानी दे देता हूँ, अच्छा ही होगा प्लांट के लिए, मतलब ज्यादा पानी अगर दे दूंगा तो प्लांट को ज्यादा पानी मिलेगा। पर अगले दिन या 2 दिन बाद वो प्लांट काला हो जाता है, काला पड़ जाता है और मर जाता है। इसका रीजन यही है कि प्लांट को सांस लेने, प्लांट के रूट को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पाई और प्लांट का रूट मर गया, रूट मर गया तो अब्जॉर्प्शन रुक गया, प्लांट की डेथ हो गई। ओके, पहला रीजन। दूसरा रीजन, प्लांट इतना पानी अगर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो पहला रीजन क्या है? रीजन नंबर 1 इज सफोकेशन। रीजन नंबर 2, हाइपोटोनिसिटी। आप इतना पानी दे दिए प्लांट को, सारा पानी वो अब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत सारा पानी इसने अब्जॉर्ब कर भी लिया, और पानी दे रहे हो तो वो और अब्जॉर्ब कर रहा है। हो क्या रहा है? सारा पानी प्लांट के टिश्यूज में जा रहा है, टिश्यूज में पानी भर रहा है, टिश्यूज में पानी भर रहा है, तो किस में भर रहा है? सेल के आसपास पानी भर रहा है, तो सेल के आसपास जो सोल्यूशन है वो क्या बनते जा रहा है? हाइपोटोनिक, है ना, डाइल्यूट होते जा रहा है। और सेल क्या रहता है? सेल के अंदर हाइपरटोनिसिटी रहती है। सारा पानी कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर पानी मूव करना ज्यादा शुरू कर दिया, सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्टर होने लग गए, जितना पानी रहना चाहिए था उतना नहीं है, ज्यादा पानी है, डाइल्यूशन हो रहा है, सब चीजों का कॉन्सेंट्रेशन उल्टा सीधा हो रहा है। तो जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सेल्स, दूसरे सेल्स भी प्लांट के मरने शुरू हो जाएंगे, नॉट जस्ट योर रूट सेल्स तो सफोकेट कर चुके हैं, प्लांट के दूसरे सेल्स भी हाइपोटोनिसिटी की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से एक और रीजन है कि ज्यादा पानी देने से प्लांट क्यों मर जाते हैं। तो ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि देखिए बारिश इज द दिस थिंग फॉर एग्रीकल्चर। जो आपके फार्मर होते हैं, दे डिपेंड ऑन योर रेनफॉल फॉर वाटरिंग देयर प्लांट्स मेजरली। पर कभी कभी रेनफॉल ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी रेनफॉल ऐसा रहता है कि बिल्कुल ही नहीं होता। बिल्कुल ही नहीं होगा तो भी प्लांट मर जाएंगे, उस साल भी फसल उनकी अच्छे से नहीं हो पाती, पूरा लॉस हो जाता है उन लोग का। काफी मुश्किल से वो लोग बहुत मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं, पर अगर बारिश नहीं हुई तो प्लांट मर जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा रहता है कि काफी ज्यादा बारिश हो जाती है, वो ज्यादा खतरनाक है। उसमें एक तो उनके घर भी डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी, पूरा गांव डैमेज हो जाएगा, सारे फैसिलिटीज बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। दूसरी चीज है कि इसी रीजन की वजह से हमने जो देखा कि रूट्स को पानी नहीं मिल रहा, रूट्स मर रहे हैं, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, ज्यादा पानी आने से उसको बर्बाद हो जाता है। तो कभी अगर ज्यादा बारिश भी हो गई तो आपका फसल बर्बाद हो जाता है। उसका रीजन हमने अभी देख लिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि भाई मोर वाटर कैन किल द प्लांट। ठीक है, ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री शोज concentric rings which are known as growth rings. How are these rings formed? What are the significance of these rings? तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ. जैसे आप एक प्लांट ट्री को काटेंगे, तो आप एक ट्री को काटेंगे तो ये ट्री का ट्रंक दिखेगा आपको. तो आपको क्या होगा ना, इसके अंदर आपको सक्सेसिवली और रिंग्स दिखेंगे. ठीक है, आपको ट्री के ट्रंक के अंदर ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स दिखती रहेंगी और आप उससे एक्चुअली आप इन रिंग्स को काउंट करके इस ट्री की एज भी बता सकते हो. होता क्या है, ये रिंग्स किस चीज की बनी होती है, ये रिंग्स का काम क्या होता है, चलिए बताते हैं. आपने सुना है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूँ. तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है आपका, ये है प्राइमरी जाइलम, यहाँ पे बन जाता है आपका, उसके ऊपर सेकेंडरी जाइलम. पर एक्चुअली सीजन वाइज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम चेंज होता रहता है. तो 2 सीजन होते हैं आपके, ऑटम और स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन काफी अच्छा रहता है ग्रोथ के लिए, ऑटम सीजन ग्रोथ के लिए काफी कम रहता है. तो ऑटम में लेस फॉर्मेशन रहता है ऑफ सेकेंडरी जाइलम, वहीं स्प्रिंग में मोर फॉर्मेशन रहता है ऑफ सेकेंडरी जाइलम. समझ में आ रहा है आपको? स्प्रिंग में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है और स्प्रिंग सीजन में लाइट वुड का फॉर्मेशन होता है, लाइट कलर वुड, और ऑटम में डार्क कलर वुड. इसको याद कैसे रखना है? इसको याद इस तरह से रखना है कि सपोज आपके पास, देखो मिनरल्स तो दोनों में सेम है, ऑटम में भी और स्प्रिंग में भी. तो स्प्रिंग में आपके पास ये 3-4 मिनरल्स थे, ऑटम में भी आपके पास ऐसे 4 मिनरल्स हैं. 4 मिनरल से आपने ट्री बनाना शुरू किया, तो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? स्लो है. तो आप अगर सिर्फ इतना ही बना पाए, इसी में आपको ये 4 मिनरल अकोमोडेट करने पड़ेंगे इतने से स्पेस में. पर स्प्रिंग में क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन काफी हाई है, मतलब आपने काफी ज्यादा वुड बनाने लग गए, काफी ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बना लिया. तो ये 4 जो आपके पास न्यूट्रिएंट है, तो आप इसको इवनली स्पेस कर पाए, ज्यादा स्पेस मिलता है. अभी अगर हम डार्कनेस की बात करें, तो ये चीज, ये वाला पार्ट ज्यादा डार्क होगा या ये वाला पार्ट ज्यादा डार्क? तो ऑटम वाला पार्ट हमको ज्यादा डार्क और काफी डेंस दिखाई दे रहा है. तो डेंस एंड डार्क वुड कहाँ पे बनेगा? ऑटम में. एंड लाइट एंड लेस डेंस स्प्रिंग में बनता. तो होता क्या है, आपके जो लेयर्स रहती है ना सेकेंडरी जाइलम की, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती. वो सबसे पहले आया आपका स्प्रिंग, स्प्रिंग में बन गया आपका लाइट वुड, फिर आया आपका ऑटम, ऑटम में बना आपका डार्क वुड. उसके बाद क्या आएगा भाई? उसके बाद आएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग में बना आपका फिर से लाइट वुड उसके ऊपर, और ऑटम आया तो उसके ऊपर क्या बना? डार्क वुड, है ना. तो अगर आप एक ट्री को देखोगे तो ये उसका प्राइमरी जाइलम है, ठीक है. उसके बाद स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, अगेन स्प्रिंग वुड, उसके बाद अगेन ऑटम वुड. तो बेसिकली क्या दिख रहा है आपको? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपको लाइट और डार्क पैचेस दिख रहे हैं. लाइट पैच, उसके अराउंड डार्क पैच, उसके अराउंड लाइट पैच, उसके अराउंड डार्क पैच. तो क्या ये इसके इस पैटर्न के सिमिलर बन जाता है? बाहर से तो हमको यही दिखेगा, माइक्रोस्कोपिकली मैंने आपको समझा दे क्या हो रहा है, कि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन इधर उधर हो रहा है. पर बाहर से तो भाई आपको यही दिखने वाला है ना जो हमने अभी देखा, ये रेड वाला. इसीलिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ ट्री shows concentric rings which are known as growth rings. These rings are, how are these formed? मैं बता दे, secondary growth. How are these formed? Due to secondary growth in autumn and spring. What is the significance of these rings? एक साल में एक बार ऑटम आएगा, एक बार स्प्रिंग आएगा. तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांट, ईयर 1, एक ऑटम एक स्प्रिंग. फिर ये हो गया आपका सेकेंड ईयर ऑफ प्लांट, एक ऑटम एक स्प्रिंग, है ना. ये बड़ा वाला रिंग हो गया आपका थर्ड ईयर ऑफ प्लांट. मतलब ये अगर आपने 1, 2, 3 रिंग्स ऐसे काउंट कर लिए डार्क, मतलब प्लांट की एज कितनी है?
3 years है पक्का। तो जब आप इस ग्रोथ रिंग को काउंट करोगे, यू कैन डिटरमिन द व्हाट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इज डिटरमिन द एज ऑफ प्लांट, एज ऑफ ट्री। समझ रहे हो? तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है भाई इंक्रीमेंट बोरर करके। इंक्रीमेंट बोरर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, ये आपकी ट्री है, आप तो पूरी ट्री को, आपको एक ट्री मिल गई और आप उसकी एज निकालना चाहते हो, तो क्या पूरी ट्री को काट दोगे क्या उसकी ट्रंक के रिंग्स काउंट करने के लिए? हाँ, पूरी ट्री ही काट दिया आपने ये रिंग काउंट करने के लिए, ट्री तो मर गया, अब क्या फायदा? तो ऐसा नहीं काउंट करते। एक डिवाइस आता है इंक्रीमेंट बोरर करके, वो क्या करता है, इसका एक एक सेक्शन लेता है सेंटर तक, ठीक है। ये जब निकालते हो तो ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से क्रॉस सेक्शन में रहता है। तो इसके अंदर आपके सारे रिंग्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा सर्कल नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्लांट निकालते हो और उसको क्रॉस सेक्शन में लेते हो। उसके क्रॉस सेक्शन में आप चेक करते हो कितने रिंग्स है, उसके बाद इसको आप वापस जो आपने स्पेस बनाया उसमें वापस से फिट कर देते हो, और प्लांट की डेथ नहीं होती, पूरा प्लांट को आपने नहीं खाता है। तो डिवाइस का नाम क्या हो जाता है? डिवाइस को कहते हैं इंक्रीमेंट बोरर। सिर्फ एक सेक्शन काटेगा, ठीक है। ट्रंक्स ऑफ सम ऑफ द एज्ड ट्री स्पीशीज appear to be composed of several fused trunk. Is it a physiological or anatomical abnormality? Explain in detail. तो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि देखो, आपकी एक ट्री है, उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में मिलने चाहिए, जबकि सब नॉर्मल है। पर कुछ कुछ ट्रीज में कैसे मिलते हैं ये, यहाँ पे कुछ सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे कुछ बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ बन रहे हैं। तो ये क्या अब हो रही है, क्योंकि बाहर बाहर भी कुछ कुछ बन रहा है। तो ये वाली अबनॉर्मेलिटी को हम एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटी कहते हैं, क्योंकि एनाटॉमी में दिक्कत है। एबनॉर्मेलिटी उसमें क्या हो रहा है, डिफेक्टिव सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के मोर देन वन सेंटर है, दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक फ्यूज्ड, है ना। वैसे फ्यूज दिखना नहीं चाहिए, पर फ्यूज दिख रहा है क्योंकि इट इज एन एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी, डिफेक्टिव सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू मोर देन वन सेंटर्स, दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग लाइक दैट, राइट। तो आपको इसका एग्जांपल दिख जाएगा, इसका एग्जांपल आपको दिख जाएगा कहाँ पे, ट्रॉपिकल प्लांट्स में। ट्रॉपिकल प्लांट्स में क्या होता है, वेदर इज यूनिफॉर्म, वेदर यूनिफॉर्म रहता है, मतलब हमेशा, मतलब ऐसे विंटर समर टाइप का वेदर नहीं रहता, जो जो आपको पता लगेगा जब आप इंडिया के साउथ में जाओगे। वहां पे सिर्फ गर्मियों का सीजन होता है, सर्दी नहीं होती। जैसे आप एकदम साउथ में चले गए, जो इक्वेटर के एकदम पास है, ट्रॉपिकल रीजन में माना जाता है, वहां पे आपको 2 सीजन मिलेंगे, एक ही सीजन मिलेगा, वो है सिर्फ गर्मियों का सीजन। वहां पे ऐसे सीजनल चेंजेस नहीं रहते कि आप पहले गर्मी हो रही है एक्सट्रीम, फिर सर्दी हो रही है एक्सट्रीम, फिर से गर्मी हो रही है एक्सट्रीम, फिर सर्दी हो रही है, नहीं। वहां पे या तो सिर्फ गर्मी रहेगी या सिर्फ सर्दी रहेगी। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स वेदर यूनिफॉर्म रहता है, नो स्प्रिंग ऑटम डिविजन, नो क्लैरिटी इन वुड रिंग्स। तो रिंग्स में क्लैरिटी कम हो जाती है, जैसे आपको डार्क और लाइट के ऑल्टरनेट पैचेस मिल रहे थे, वो मिलना बंद हो जाते हैं, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क, ये सब नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे आप? ये ट्रॉपिकल प्लांट्स में दिखाई देता है, क्योंकि आपको वेदर यूनिफॉर्म हो रहा है, आपके प्लांट की एक्टिविटी पूरे साथ सेम है, स्प्रिंग नहीं आ रहा, ऑटम नहीं आ रहा, सिर्फ समर ही है, तो एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आ रहे, तो एक्टिविटी इज सेम थ्रू आउट द ईयर, दैट इज व्हाई योर प्लांट इज शोइंग लाइक नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स। इसीलिए आपको लग रहा है कि मोर देन वन ट्रंक है,
सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ा abnormal रहता है इनमें, ज्यादा मोटे नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा? देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, लेंटिसेल्स इज देयर ऑन स्टेम्स, स्टोमेटा इज देयर ऑन लीफ। पर देखो लेंटिसेल्स स्टेम में है, ठीक है, और ये आपका स्टेम है, इधर से एक ब्रांच जाती है, वहां पे एक लीफ, लीफ के भी दो सरफेस है, अपर एंड लोअर। पर जो लेंटिसेल्स है विल बी प्रेजेंट ऑन योर स्टेम, स्टोमेटा विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर साइड ऑफ योर लीफ। ओके, this is the difference between the lenticels and stomata. Write the function of sieve tube. तो function of sieve tube is transport synthesized or stored food to various parts. sieve tube बेसिकली क्या होता है? sieve tube रहता है आपका, ट्यूब रहते हैं बहुत सारे, एकदम इंटरकनेक्टेड लंबे लंबे ट्यूब रहते हैं, उनके बीच में पोर्स होते हैं। तो एक एक आप जैसे स्ट्रॉ से चूसते हो ना, तो प्लांट के जहां पे भी जरूरत होती है वहां पे एक ग्रेडियंट बनता है, वहां पे प्रेशर कम होता है, और बेसिकली सक्शन के थ्रू आपके जहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां पे सब्सटेंस ज्यादा है, मतलब या तो प्रोड्यूस जहां पे हो रहा है या फिर स्टोर जहां पे हो रहा है, वहां से फूड को उस जगह तक लेके जाना जहां पे कि आपका ग्रेडियंट बन रहा है, जहां पे आपकी जरूरत है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इट इज डन थ्रू योर सीव ट्यूब। सीव मतलब परफोरेशन रहते हैं, और ट्यूब मतलब ट्यूब जैसा रहता है। इनके अंदर स्ट्रीम में ऐसे से लाइन लाइन में आपका फूड आगे की तरफ मूव करता है, एंड बेसिकली आपका जो फूड है इट मूव्स थ्रू दीज स्ट्रीम्स एंड इट reaches the plant parts which are in need of your food. Okay, interfascicular cambium, firstly it completes the cambial ring, helps in starting complete secondary growth। क्योंकि जैसे आपका ये प्लांट का स्टेम का क्रॉस सेक्शन मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वास्कुलर बंडल में बना दिए, और इनके बीच में क्या है? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो अगर सिर्फ इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एग्जिस्ट करता तो सिर्फ इन्हीं पार्ट्स का ग्रोथ होता, यही पार्ट्स आगे की तरफ ग्रो करते, बाकी बीच वाले पार्ट्स का तो ग्रोथ होता ही नहीं, ये तो रह ही जाते। पर क्योंकि हमको पता है कि प्लांट एक सर्कल में ग्रो करता है, तो जो कैम्बियल रिंग है उसको कंप्लीट करने का काम किसका है? इंटरफैसिकुलर, मतलब फैसिक्यूल्स के बीच में, इंटर उनके बीच में जो रहता है ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है। अब आपके पूरे प्लांट का ग्रोथ होगा, ठीक है, अब आपके पूरे प्लांट का ग्रोथ होगा। तो कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन और यूनिफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है आपको पता है? इट इज अ गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तीन चीजें देती है। जैसे कि ये बेसिकली उन पार्ट्स में रहता है जो ज्यादा हिलना डुलना करता है, जैसे कि आपका लीफ हो गया, लीफ का बेस हो गया, समझ रहे हैं? और क्योंकि लीफ हवा में ऐसे हिलता है, तो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अगर रिजिड होगा, तो जब तेज हवा आएगी तो टूट जाएगा। और अगर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हुआ और वीक हुआ तो ज्यादा तेज हवा आएगी तो टूट जाएगा। पर लीफ का जो पेटियोल रहता है, उसके ऊपर लीफ है, इसमें रहता है आपका कोलेनकाइमा, ठीक है, ये इसको इधर जाए कि इधर जाए, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और काफी फ्लेक्सिबल रहता है। लीफ किधर भी जाए, यहां से वहां फ्लटर हो, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी लचक है इसमें, आप कितना भी इसको बेंड कर सकते हो, टूटेगा नहीं, काफी फ्लेक्सिबल है। अगर टूट गया तो लीफ तो गिर जाएगा, पर कोलिनकाइमा का यही फंक्शन है कि टूटता नहीं है, बचा के रखता है और मैकेनिकल स्टेबिलिटी देता है, यही फंक्शन है। एरेनकाइमा हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट। तो जैसे आपका पानी का सरफेस है ये रहा आपका प्लांट, तो एरेनकाइमा में रहते हैं एयर बबल्स, राइट, which will help your plant to float in the water. Parenchyma is basically parenchymal cells ही रहते हैं, मतलब हेक्सागन में बनाते हैं बेटा, parenchymal cells रहते हैं, बट एयर बबल्स होते हैं उनमें, एयर बबल रहता है उनमें, इसी एयर बबल के कारण इनको एरेनकाइमा कहते हैं, और ये एरेनकाइमा बेसिकली आपके प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए एरेनकाइमा का काम आ गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द स्टोमेटल पोड इज गार्डेड बाय टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, नेम द एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, हाउ डज अ गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एन एपिडर्मल सेल, यूज अ डायग्राम। ये आपका स्टोमेटल पोड, ठीक है, गार्ड सेल, उसके बाद सारे जो सेल्स हैं, तो देखो कुछ इस तरह से रहता है, देख रहे हैं आपको किडनी शेप शेल, ये हो गया आपके गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के आगे जो सेल्स है वो है सब्सिडरी सेल्स। सो एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स, या फिर एक्सेसरी सेल्स भी कह सकते हो आप। Now, how does a guard cell differ from an epidermal cell? How does it differ? The first thing is it has chloroplasts. आपको जो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन डॉट्स है, these are chloroplasts. किसी भी एपिडर्मल सेल या सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स। दूसरी चीज है, गार्ड सेल्स में इनर वॉल थिक रहता है, आउटर वॉल थिन रहता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है आपके गार्ड सेल्स और नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स में, कि गार्ड सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, एंड इन द नॉर्मल एपिडर्मल सेल देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, राइट। सेकेंड थिंग इज गार्ड सेल्स जो वॉल है, उनके वॉल में डिफरेंस रहता है, उनका अंदर वाला वॉल थिक रहता है, बाहर वाला वॉल थिन रहता है। But your normal epidermal cells, all the walls are uniform, all the cell walls are uniform. There is no differential thickening or differential difference in your lengths or thickness of wall in any other epidermal cells. क्योंकि गार्ड सेल्स का फंक्शन ही अलग है, वो एक पोर बनाते हैं अपने दोनों के बीच में, दो गार्ड सेल अपने बीच में ऐसे बंद रहते हैं, जब वाटर उनमें फिल कर देते तो फूल के खिंच जाते, एक पोर बनाते, उसी पोर से आपकी हवा आना जाना करती है। बट नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स का काम क्या है? Function of normal epidermal cell is to prevent anything coming inside the cell. It is the first layer of this plant. उस लेयर, उस टिश्यू का काम है कि प्लांट के अंदर किसी फॉरेन बॉडी की एंट्री ना हो, तो वो एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए रहते, सील होके रहते, उनमें पोर्स होना इट इज नॉट गुड। पर स्टोमेटा बनाने का काम गार्ड सेल्स करते हैं, दे आर डिफरेंट, इसलिए इनमें काफी डिफरेंस है, फंक्शनल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दोनों मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, पॉइंट आउट द डिफरेंस इन एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ पीपल एंड मेज, ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल द डिफरेंस। पीपल इज अ डाइकॉट, मेज इज अ मोनोकॉट। सो जो एनाटॉमी ऑफ लीफ, मतलब लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा। चलिए बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेज का लीफ। तो सबसे पहला लेयर क्या रहेगा? ये रहे एपिडर्मिस का लेयर, ठीक है। नीचे भी हम बनाएंगे एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बीच में हम लोग आपका क्या बनाएंगे? जाइलम बना और फ्लोएम बना।
ठीक है। चलिए, ये रहा आपका मोनोकॉट लीफ। अब बनाते हैं डाइकॉट लीफ। इसमें भी हम लोग अब बनाएंगे जाइलम और फ्लोएम। चलिए लेबल करते हैं। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, देन ब्लू से जिन चीज सर्कल्स को मैं बना रहा हूँ दे आर योर स्टोमेटा, ठीक है। रेड इज बंडल शीथ विच इज फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ओके। ब्लैक्स आर जाइलम एंड फ्लोएम, okay. Similarly we have your dicot में भी xylem, phloem, green से जो जो उसको सराउंड कर रहा है it is a bundle sheath but it is made up of parenchyma. There are two type of, this is parenchyma and this is mesophyll. mesophyll मतलब मिडिल में जो भी फिल हो रखा है। यहाँ पे दो तरह का mesophyll है, पैलिसेड, पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी, पैरेन्काइमा, ओके। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा बनाते हैं, स्टोमेटा, तो ये बन गया हमारा डाइकॉट और मोनोकॉट। चलिए अभी हम बताते हैं डिफरेंस। पहला डिफरेंस है मोनोकॉट में स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, आइसोबाइलेटरल, बट यहाँ पे स्टोमेटा ओनली ऑन लोअर साइड, दिस इज डॉर्सीवेंट्रल, ओके। बंडल शीथ इज इक्वल टू स्क्लेरेन्काइमा, बंडल शीथ इज इक्वल टू कॉलेन्काइमा। हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेन्काइमा की बंडल शीथ है। बंडल शीथ मतलब जो वैस्कुलर बंडल को सराउंड कर रही है, बट मोनोकॉट्स में स्क्लेरेन्काइमा है। थर्ड डिफरेंस इज मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड, बट यहाँ पे मेसोफिल स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफरेंशिएटेड है। पैलिसेड इज अप, स्पॉन्जी इज डाउन, क्योंकि सारा स्ट्रोमाटा नीचे है ना, तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नीचे रहता है, उसमें एयर स्पेसेस रहते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए वो हेल्प करता है, ओके। तो ये तीन डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Palm is a monocot plant, yet it increases in girth. Why and how? Basically, due to repeated parenchyma divisions. It is an exception and it is very slow. Right? Palm is a monocot plant. उसमें secondary growth नहीं होना चाहिए, पर basically it is a false secondary growth. It is not due to cambium or vascular cambium or core cambium. इन सब से नहीं होता। ये होता है parenchyma के division की वजह से, and it is very slow and it is an exception. Okay. Next is arrangement of ovules is known as placentation. How does placenta? What does placenta refer to? Draw various types of placentation. शुरू करते हैं। हम लोग प्लेसेंटेशन बनाते हैं। प्लेसेंटा क्या है? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू ओवरी। चलिए पहला हम प्लेसेंटेशन बनाएंगे एक्साइल। एक्साइल में क्या हो रहा है? सेप्टा प्रेजेंट है और ओव्यूल ऐसे सेप्टास, एक सेप्टा में एक ओव्यूल है, ओके। सेंटर में सारे ओव्यूल्स चिपके हुए हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्री सेंट्रल, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। नो सेप्टा पर सेंट्रल में आपके सारे ओव्यूल्स चिपके हुए हैं, ओके। नेक्स्ट हम बनाएंगे पेराइटल। अच्छा ये है आपका एक्साइल, फ्री सेंट्रल, ये आपका पेराइटल। पेराइटल में पेरीफेरी, ठीक है। ओव्यूल्स आर देयर ऑन द
पेरिफेरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसल। बेसल में एक ही ओव्यूल रहेगा। ओके, सो हम लोग पहुंच गए थे लॉन्ग आंसर में और वी वर इन द सेकंड क्वेश्चन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Deciduous plants, they shed their leaves during summer or autumn. The process of shedding is called abscission. Apart from physiological changes, what anatomical mechanism is involved in abscission? चलो, प्लांट्स अपने लीफ को लॉस करते हैं, तो एनाटॉमिकली क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है लॉस ऑफ लीफ के लिए? पहला है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या है भाई, देखो, आपका जो बेस ऑफ पिटियोल है, मतलब लीफ का जो बेस है, यहां पे एक जोन रहता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड जोन ऑफ एब्सिशन। जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तो इस जोन में क्या हो जाता है, वीक सेल वॉल, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस। सो ये वाला जोन इज प्रोन टू ब्रेक। दिस इज एनाटॉमिकल मैकेनिज्म, ओके, ऑफ हाउ योर दिस थिंग एब्सिशन ऑफ लीफ अकर। सेकेंडरी मैकेनिज्म, अगर हम लॉस ऑफ क्लोरोफिल की बात करें, नो फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस तो डिक्रीज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, डेथ एंड एब्सिशन। और हॉर्मोन्स भी अफेक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स इंक्रीज होंगे तो एब्सिशन इंक्रीज होगा ड्यू टू डाइजेशन ऑफ लीफ। कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव सब्सटेंस, उनसे लीफ डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये मैकेनिज्म था। आगे चलते हैं। इज पाइनस एन एवरग्रीन ट्री? कमेंट। तो बेसिकली क्या है, पाइनस इज एवरग्रीन का मतलब क्या होता है कि जिसके लीफ शेड नहीं होते। देखो, लीव्स, इट इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। लीव्स शेड होते हैं क्योंकि हर चीज की एक लाइफ एंड डेथ है। लीफ शेड होंगे पर एक साथ सारे लीफ नहीं जाएंगे, ठीक है। कि प्लांट के पास सपोज 100 लीफ है तो 30 लीव्स अभी शेड हुए, 20 लीव्स ग्रो कर लिए, फिर से 30 लीव शेड हुए, 40 लीव्स ग्रो कर लिए, फिर से 30 लीव शेड हुए, 20 लीव्स ग्रो। मतलब ग्रोथ ऑफ लीफ और शेडिंग ऑफ लीफ हमेशा ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा एक साल में। कभी भी आपको वो प्लांट ऐसे बिना लीफ के नहीं मिलेगा, तो आपको हमेशा उस प्लांट में ग्रीन लीफ दिखेंगे। इट इज कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट। यस, इट इज अ जिम्नोस्पर्म। उसमें आपका ऑटम और ये सीजन पे लीव्स शेड नहीं होते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एवरग्रीन ट्री। ओके, दे डू नॉट हैव दिस लाइक सीजन ऑफ शेडिंग लीफ। दे आर वेरी रेजिस्टेंट। पाइनस ट्री इज अ रेजिस्टेंट ट्री, कि कुछ भी हो जाए, खराबी हो जाए वेदर में, इट विल नॉट शेड इट्स लीफ। ओके, assume the next question है, assume that a pencil box is held in your hand. It represents a plant cell. How many plausible planes can it cuts? Indicates these cuts with the help of drawing. तो ये रहा आपका पेंसिल बॉक्स, ठीक है। अच्छा से ठीक है। ओके, तो हम लोग थे फोर्थ क्वेश्चन पे कि एक बॉक्स को आप कितने प्लेन में काट सकते हो। सो बेसिकली इनफाइनाइट रेडियल प्लेन्स एंड वन बाइलेटरल प्लेन्स में यू कैन कट अ प्लांट स्टेम, ठीक है। चलिए, each of the following term has some anatomical significance. What do they mean? Explain with the help of line diagram. Plasmodesmata. Plasmodesmata क्या होता है? दो प्लांट सेल है, ग्रीन से ड्रॉ करते हैं। दो एडजेसेंट प्लांट सेल है, उनके बीच में कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। मिडिल लैमेला क्या है? जैसे दो सेल वॉल है, उसके लेयर्स होते हैं, ठीक है। आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो ये सेल वॉल के लेयर्स होंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और उन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस रहता है। इसी को कहते हैं, इस रेड वाले सीमेंटिंग सब्सटेंस को कहते हैं मिडिल लैमेला। दो सेल वॉल्स के बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस को हम कहते हैं मिडिल लैमेला। और सेकेंडरी सेल वॉल मैंने यहीं पे ड्रॉ कर दिया। प्राइमरी सेल वॉल के बाहर जो सेल वॉल है, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। इट फॉर्म्स आफ्टर द प्राइमरी सेल वॉल। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग exarch and endarch, exarch and endarch, proto xylem,
at periphery and endarth में protoxylem at center. अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में है और मेटाजाइलम इज इन द सेंटर देन इट इज एक्सआर्च. इफ प्रोटोजाइलम इज इन द सेंटर एंड मेटाजाइलम उसके बाहर डेवलप हो रहा है देन इट इज एंडार्च. नेक्स्ट इज योर स्टेली एंड वैस्कुलर बंडल. जो रूट है स्टेली एंड वैस्कुलर बंडल. तो जो रूट का क्रॉस सेक्शन आप जब लेंगे तो आपको वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मिलेगा जिसमें जाइलम और फ्लोएम है. ये है वैस्कुलर बंडल्स. स्टेली इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट. इट इज अनडिफरेंशिएटेड. प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम भी काफी इजी. प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम इज फर्स्ट फॉर्म xylem before your growth. Metaxylem is after formation of protoxylem. Right. Next is your open and close intrafascicular cambium and interfascicular cambium. मैं बना के दिखा देता हूँ. जैसे कि ये आपके हो गए वैस्कुलर बंडल इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रहेगा. जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम. इस ब्लू वाले को कहते हैं हम इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम. ग्रीन से बना रहा हूं उनके बीच में जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के बीच में एक कैम्बियम डेवलप होगा. इट इज इंटर. ओके. इंट्रा और इंटर समझ गए. ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल. ओपन वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट. क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर स्टेम हेयर एंड रूट हेयर. स्टेम हेयर मैंने बताया था ट्राइकोम कहते हैं उसे. यूनी सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. ओके. बट रूट हेयर एक्सटेंशंस ऑफ सेल्स ऑफ रूट epidermis. ओके. सो यूनिसेल्यूलर मानना है इसको और ये यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो बेसिकली इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते खत्म. एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का वापस से. क्या क्या दिया गया था चैप्टर में. चैप्टर में हमको दिया गया था आपका जाइलम, फ्लोएम, आपका एपिडर्मिस, आपका रूट का क्रॉस सेक्शन, स्टेम का क्रॉस सेक्शन, लीफ का क्रॉस सेक्शन, मोनोकॉट और डाइकॉट में इन सभी चीजों में डिफरेंस दिया गया था चैप्टर में. मोनोकॉट्स में रूट के क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंट है, स्टेम के क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंट है, लीफ के क्रॉस सेक्शन में क्या डिफरेंट है. उसके बाद हमको उससे पहले बताया गया था एपिडर्मिस क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है, ओपन वैस्कुलर बंडल, क्लोज वैस्कुलर बंडल, स्टेली, पिथ, कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब बताया था. लास्ट में तीसरा पार्ट इस चैप्टर का था सेकेंडरी ग्रोथ. कि एक प्लांट जो मतलब फैलता है सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से करता है. दो तरह के होता है. एक वैस्कुलर कैम्बियम आपका बनता है दो जाइलम और फ्लोएम के बीच में. कॉर्ड कैम्बियम उसके बाद बनता है आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स से, वो और ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ करता है. तो यही था आपका चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो वी आर डन विद द चैप्टर. थैंक यू.